नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजारों में ठंडा कारोबार। ट्रंप के बजट ब्लूप्रिंट से हेल्थ केयर शेयरों में 1% से ज्यादा की गिरावट। एशिया में भी धीमी शुरुआत। 1 जुलाई से जीएसटी का रास्ता लगभग साफ। सभी बिलों को मिली मंजूरी। सिगरेट और लग्जरी प्रोडक्ट पर 15% सेस की अधिकतम सीमा तय। ये हेल्थ सेस लगाने की बात गलत है, इससे का कोई संबंध नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया साफ, सबको फ्री इलाज के लिए नहीं लगेगा कोई टैक्स। स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5% खर्च करेगी सरकार। आज होगी म्यूजिक ब्रॉडकास्ट आईपीओ की लिस्टिंग। करीब 40 गुना हुआ था सब्सक्राइब। लिस्टिंग पर अच्छा प्रीमियम मिलने की उम्मीद। पुराने जमाने को याद रखकर उतना ही प्रॉफिट मिला है, मिलने की आस रखकर जो सपना देखेंगे उनका डूबना तो पक्का निश्चित है। आवास रियल एस्टेट अवार्ड समारोह में गडकरी का बड़ा ऐलान। आर्किटेक्ट को मिल सकता है प्लान मंजूर करने का अधिकार। बिल्डरों से कीमतें कम करने की अपील। और आपका पसंदीदा चैनल सीएनबीसी आवाज फिर सम्मानित। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन ने दिया एक्सीलेंस इन बिजनेस चैनल का अवार्ड। सीएनबीसी आवाज। और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, जी हां, शुक्रवार है और क्या इवेंटफुल और क्या एक्शन पैक्ड रहा ये हफ्ता। मंगलवार को हफ्ते की शुरुआत हुई जब हमने इलेक्शंस के रिजल्ट्स को पहुंचाया। अब तक के सबसे उच्चतम स्तर हमने इस हफ्ते में आते हुए देखे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था फेड मीट का आउटकम, जिसे भारतीय बाजारों ने बाखूबी पचाया। और इस इवेंटफुल हफ्ते का आज आखिरी कारोबारी सत्र। तो ऐसे में आज स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर बातचीत होगी। सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेलेक्टर अनिल सिंह की शुरुआती कोट प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी। अनिल का मानना है निफ्टी में खरीदारी करके चले। अनिल नहीं, बाजार पे एक और एक्सपर्ट मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे। लेकिन पहले एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आते हुए। दरअसल यूएस में भी जो मोमेंटम बना था वो कल के ट्रेडिंग सेशन में फिजल आउट होता हुआ नजर आया है। ऐसे में क्या चल रहा है अमेरिका में? हमने हेडलाइन में वहां पे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स की बात करी, जिनकी अच्छी खासी पिटाई। बजट ब्लूप्रिंट आ गया है सामने। क्या डिटेल्स हैं, इस पर बातचीत करने के लिए सीएनबीसी आवाज के सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। नीरज, कल मोमेंटम को कुछ हद तक पॉज, कुछ हद तक ब्रेक लगता हुआ नजर आया। हाँ, वो ब्रेक इसलिए लगा है क्योंकि जो अपना ब्लूप्रिंट रखा है ट्रंप शासन ने, उसमें जो हेल्थ वाले खर्चे हैं उसमें थोड़ी सी रिजिक की गई है। एक तो उन्होंने काफी कटौती की, जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के तमाम प्रपोजल्स थे उसको लेकर के करीब $3-4 बिलियन के आसपास हैं। तो उससे थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब हुआ, तो हेल्थ केयर स्टॉक्स पे इम्पैक्ट आया। लेकिन ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं दिखी वहां पे। एक मजबूती का रुझान रहा, चूंकि फेड की हाइक के बाद एक अच्छी रैली बनी थी, तो कल बाजार ने थोड़ी सी ब्रीदिंग ली है। लेकिन हेल्थ वाला जो मामला था उसकी वजह से हेल्थ केयर स्टॉक स्पेसिफिकली कमजोर हुए हैं। लोगों का मानना है कि जो बजट का पूरा सामने रखा जाएगा फाइनल प्रपोजल, तो उसमें वो जो स्टिमुलस की तमाम बातें हो रही थी, जब वो सामने आएंगी तो मार्केट को एक नया डायरेक्शन मिल सकता है। तो ये ट्रेंड वहां पे था, एक कंसोलिडेशन आप कह सकते हैं। दूसरा, क्रूड में कल भी हमने आपसे कहा था कि वो पीक आउट हो रहा है। वहां पे अब वो जो है एक रेंज बन गई है कि उससे ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि जो अमेरिका की इन्वेंट्री है वो अभी भी हाईएस्ट लेवल पे बनी हुई है, तो वो एक दिक्कत है। दूसरा, जॉबलेस क्लेम के जो आंकड़े आए वीकली वो भी अच्छे आए, 2,41,000 के आसपास आए हैं, जो कि कम है, जो उम्मीद की जा रही थी उतने नहीं है, तो वो भी एक पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को आप मिक्स करेंगे तो आप ये पाएंगे कि पॉजिटिव का पलड़ा भारी है, इसलिए कंसोलिडेशन तक बहुत गिरावट नहीं आई है। तो कुल मिला के संकेत आज भी भारतीय बाजारों के लिए आप कह सकते हैं कि बेहतर ही है। ओके, तो भारतीय बाजारों के अच्छे संकेत, फार्मास्यूटिकल्स के लिए सेंटिमेंट थोड़े से बिगड़ते हुए। लेकिन डॉलर इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। 100.25 के लेवल्स पे इस समय कामकाज होता हुआ, तो ठंडा पड़ रहा है डॉलर इंडेक्स। ये उभरते बाजार, ये हमारे मार्केट्स के लिए एक और पॉजिटिव है जो आपकी स्क्रीन पर इस समय आपको नजर आ रहा है। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, कल हमने देखा तेजी बरकरार थी। रिकॉर्ड क्लोजिंग का दिन हमने कल भारतीय बाजारों में देखा। एक तो जो फेड मीट का आउटकम आया, उससे ग्लोबल बाजारों में जो रौनक थी उसका हमें फायदा मिला। और दूसरा इंपॉर्टेंट, जो लिक्विडिटी इस समय ड्राइव कर रही है, एफआईआईज का जो तगड़ा फ्लो आ रहा है। इनफैक्ट कल भी 1,000-1,200 करोड़ रुपए के आसपास एफआईआईज ने कैश मार्केट में
खरीदारी करी है, तो जो पैसा आ रहा है वो तूल दे रहा है इंडियन मार्केट्स को। निफ्टी कल 9150 के ऊपर बंद हुआ, 2/3 से 3/4% इंडेक्सेस में मजबूती थी और ब्रॉडर मार्केट्स में तो आउट परफॉर्मेंस तगड़ा था। स्मॉल कैप मिड कैप में तगड़ा उछाल था, मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव थी, तमाम सेक्टर्स हरे निशान में कल ट्रेड कर रहे थे, लेकिन आईटी और मेटल्स ये दो पॉकेट्स ने लीड करा है। लेकिन आज किस तरह का सेशन हो सकता है, वो एक दिक्कत होती है, वीकेंड फैक्टर एट प्ले होता है तो लोग बहुत ज्यादा पोजीशंस कैरी नहीं करना चाहते। ऐसे में क्या आज एक माइनर कंसोलिडेशन का दिन हो सकता है या आज भी एग्रेसिवली निफ्टी में, बैंक निफ्टी में खरीदारी करने के मौके हैं? सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करूं सर, निफ्टी में आज का सेशन कैसा पैन आउट हो सकता है, रणनीति क्या हो मेरी? गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल रणनीति खरीदारी की होनी चाहिए और कल के सेशन में भी काफी बेहतरीन रहा जब दिन के हाईज पर जाकर बाजार बंद हुए हैं। फ्लोज मजबूत है, अब तो एफआईज की तरफ से अच्छी खरीदारी के आंकड़े आ रहे हैं और घरेलू फंड्स को भी बेचना नहीं है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों धीमे धीमे और ऊपर के लेवल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि मार्केट खरीदारी का है। अगर सुस्त शुरुआत हो या एसडीएक्स निफ्टी आपको कमजोरी के संकेत दे, कमजोर शुरुआत हो, तो फिर जहाँ शुरुआत हो वहीं पर खरीदारी करना चाहिए। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस 9100 के आसपास का बनता है, तो अगर 9125, 9150 की रेंज में शुरुआत होगी तो वहीं पर खरीदारी कर लेनी चाहिए। और पोजिशनल ट्रेडर्स हैं तो जब तक 9050 के नीचे अगर आज क्लोज ना हो तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है पहला टारगेट 9200 का होगा, जहां पर शायद थोड़ा सा रुकने की कोशिश करें। जिस तरह की पोजीशंस वायदा कारोबार में वहां बनी, उसे पार करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो भी पार हो जाएगी और उसके बाद 9250 का टारगेट बनना चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, यहाँ भी मजबूती साफ तौर पर दिख रही है और बैंक निफ्टी पर भी 21,150 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार तेजी की जा सकती है। 21,400, 21,500 तक के लक्ष्य बैंक निफ्टी में भी आते हुए दिख रहे हैं। तो पहले तो ये कि अगर तेजी की पोजीशन है तो जल्दी लिक्विडेट करने की जल्दी न करें, छोड़े नहीं, आराम से होल्ड करें। और दूसरा ये, अगर आपको निफ्टी किसी भी लेवल से 50 पॉइंट का करेक्शन देता है तो वहां पर खरीदारी कर लेनी चाहिए। ओके, खरीदारी करने के मौके ढूंढने, कोई भी करेक्शन आता है। वैसे ऑफ लेट जो हिस्ट्री है, अगर मार्केट इनफैक्ट इवन कंसोलिडेट होता है तो जो हिम्मत करके खरीदारी कर देते हैं उनको फायदा ही मिल रहा है इस बाजार में। इस तरह का मोमेंटम है इंडियन इक्विटी मार्केट्स में। तो अनिल का मानना है खरीदारी करें निफ्टी में, खरीदारी करें बैंक निफ्टी में। दो पॉजिटिव्स हैं, एफआई के जो फ्लोज तगड़े हैं इंडियन मार्केट्स में वो भरोसा दिलाते हैं कि यहां से मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा, और दूसरा डॉलर इंडेक्स जो ठंडा पड़ रहा है वो एक और पॉजिटिव है इंडियन इक्विटीज के लिए। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट manasjaiswal.com के मानस जायसवाल अब मेरे साथ जुड़ते हुए। मानस हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट रीडिंग क्या कहती है, इवेंचुअली कहां तक निफ्टी जाता हुआ नजर आता है और आज के लिए रणनीति क्या होगी सर? देखिए, मेरा समझना तो ये है कि एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है। जरूर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। अगर हम एक शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करें तो करीब करीब 9500, 9520 के आसपास आते हैं। लेकिन अगर 1 से 2 दिन की स्ट्रैटेजी या 2 से 3 दिन की स्ट्रैटेजी बनानी हो तो मैं अभी भी समझता हूँ कि शायद 9300 के लेवल्स हम बहुत ही जल्दी देखेंगे निफ्टी पे। तो बिल्कुल खरीदारी करने की ही राय रहेगी। 9100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें। 9075 सबसे बेहतरीन स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं निफ्टी में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। एक बात ध्यान रखें, 90 to 100 पे सबसे ज्यादा कॉल्स का बिल्डअप है, तो वो एक अड़चन हो सकती है। अनिल जो हाईलाइट भी कर रहे थे उस लेवल को, वो लेवल्स अगर हम क्रॉस करते हैं तो फिर 9250 अनिल के टारगेट से, और मानस तो इवेंचुअली 9300 तक के लेवल्स के लिए बेट करने को कह रहे हैं। अगले 2 से 3 दिनों में शायद ये टारगेट्स भी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आए। मानस, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? 2 सेक्टर में ध्यान दीजिएगा। पहला तो मेटल क्षेत्र और दूसरा है पावर क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र अच्छे चार्ट पे अच्छे लगते हैं। मेटल क्षेत्र में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील चार्ट पे अच्छे लगते हैं, बट मेरा पिक रहेगा स्टील अथॉरिटी का। स्टॉक अगर मीडियम टर्म चार्ट देखिए तो वहां पर हायर टॉप हायर बॉटम बनाने लगा है। कल हमें लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 62 के आसपास था, स्टॉक ने ब्रेक किया है, तो 61 का स्टॉप लॉस लगाए, लॉन्ग पोजीशन बनाए, 67.50 के टारगेट सेट करें। और दूसरा स्टॉक रहेगा टोरेंट पावर का, जहां पर ऑलरेडी हम 15 रुपए की करेक्शन देख चुके हैं। 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद कल एक बढ़िया रैली देखने को मिली, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिकवरी अभी और भी देखने को मिलेगी। 210 तक के टारगेट पॉसिबल है। 195 का स्टॉप लॉस लगाए और लॉन्ग पोजीशन बनाए। कल भी अच्छा मोमेंटम टोरेंट पावर ने पकड़ा था, आज भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए 210 के टारगेट्स के लिए। और मानस की अगली जो टॉप पिक है वो है स्टील अथॉरिटी यानी कि सेल। खरीदारी करें 6750 के टारगेट्स के लिए। मानस, आपका धन्यवाद। और बाजार पे कुछ और एक्सपर्ट्स की टॉप रिकमेंडेशंस आज के ट्रेड के लिए आपकी स्क्रीन पर आएंगी। चॉइस ब्रोकिंग का मानना है
रिलायंस डिफेंस खरीदारी करें, ध्यान रखिए स्टॉक खबरों में भी, और कल 5% का उछाल था, शायद मोमेंटम कंटिन्यू हो। 60 रुपए का स्टॉप 66 के टारगेट्स के लिए। विवेक गुप्ता रिसर्च की टॉप रिकमेंडेशन है आज की वॉक हार्ड, खरीदारी करने के मौके ढूंढने, 760 का टारगेट 733 के स्टॉप के साथ। और simivoming.com की आज की टॉप कॉल है वेदांता, यहां पे भी खबरें हैं और इसीलिए खरीदारी करने के अभी भी मौके नजर आते हैं। 261 का स्टॉप है, 267 और इवेंचुअली 270 के टारगेट्स। तो जितने कॉल आज आए हैं निफ्टी पे हो, चाहे वो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो, सारे के सारे बाय रिकमेंडेशन, यानी कि सारे के सारे खरीदारी करने की सलाह। ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट था मार्केट का, लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स होंगे जो खबरों की वजह से फोकस में रहेंगे, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज कौन से? नीरज बने हुए, नीरज बताएं। देखिए, पहला स्टॉक तो एमटीएनएल होगा। इनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि जो संसदीय समिति थी उसने सुझाव दिया है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल का मर्जर कर दिया जाए। फाइनल रिकमेंडेशन है उनकी, उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी, उसमें एक ब्रॉडर ये है कि जितनी सिक पीएसयूज हैं उनको पहले रिवाइव करने की कोशिश की जाए। तो आप ध्यान रखिए, जो आईटीआई के बार बार चर्चा चलती है उसमें भी आप मोमेंटम आज देख सकते हैं। कल उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो एचएमटी है उसकी जो यूनिट बंद पड़ी उसको रिवाइव करने के लिए कोशिश करे सरकार, वो ऑर्डर है बाकायदा उन्होंने किया है। तो आज जो ये सिक पीएसयू यूनिट्स हैं आप देखेंगे उनमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एबीजी शिपयार्ड अगला स्टॉक होगा। इनके लिए एक अच्छी खबर यह कि जो इनके लेंडर्स हैं, आपको मालूम होगा कि ये डेट में फंसी हुई कंपनी है, रिस्ट्रक्चरिंग में है, तो जो इनके लेंडर्स यानी इनके जो कर्जदार हैं उन्होंने बाकायदा इनके एसेट बेचने के लिए ऑफर्स मंगाए हैं। तो रिलायंस डिफेंस ने इनके एसेट खरीदने के लिए प्रस्ताव रखा है, साथ ही लिबर्टी हाउस इसमें खरीदारी करना चाहता है। तो ये स्टॉक भी आज आपके रडार पर रहना चाहिए, इसमें एक तेजी की रुझान देखने को मिल सकता है। रिलायंस इंफ्रा पे रडार पे रखिए क्योंकि इनको क्यूआईपी लाना है, 2000 करोड़ रुपए का बाकायदा इसको मंजूरी मिल गई है। तो कुछ दिन तक जब तक ये क्यूआईपी नहीं आता है ये स्टॉक हरकत में आपके लिए रहेगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इस पर नजर रखिए। इनका ये कि इन्होंने करीब 2.29% स्टॉक प्लेज किए हैं इनकी प्रमोटर ग्रुप कंपनी ने, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव माना जाएगा क्योंकि प्लेज बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी रडार पर रहना चाहिए। एचओसीएल एक और सरकारी कंपनी है, छोटी यूनिट है, इसमें भी तमाम डिसइन्वेस्टमेंट के प्रपोजल चल रहे हैं। तो सरकार ने पहले ही कहा है कि इनकी जो तमाम इन्वेस्टमेंट है उनको बेचा जाएगा, इनकी जमीन बीपीसीएल को बेची जाएगी और इनकी एक यूनिट इसरो को दे दी जाएगी। इस सारे मुद्दों को लेकर के कंपनी की बोर्ड बैठक है जिसमें ये फैसले लिए जाएंगे। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज हरकत में रहेंगे स्क्रीन पर, तो आप इन पे नजरें बना के रखें। और एक और स्टॉक इस कड़ी में जोड़ दूं, वो स्टॉक है लिस्टेड कंपनी जागरण प्रकाशन। ध्यान रखें, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट जो आईपीओ आया था उसकी आज लिस्टिंग होनी है। अच्छा रिस्पांस मिला था, 40 गुना वो आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था और जागरण प्रकाशन का वहां पर 71% स्टेक पोस्ट आईपीओ आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी सब्सिडियरी कंपनी है, तो अगर यहां पे तगड़ा उछाल होगा तो जागरण प्रकाशन रडार पर रहना चाहिए आपके। तो म्यूजिक ब्रॉडकास्ट की लिस्टिंग अवेटेड है और साथ साथ जागरण प्रकाशन में किस तरह का रिएक्शन होगा। साथ साथ खबरों के लिहाज से तमाम जो जीएसटी से जुड़ी कंपनीज हैं जिनको हम मानते हैं डायरेक्ट बेनिफिशियरीज होंगी, हालांकि जीएसटी तो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है, लेकिन स्पेसिफिक कंपनी जैसे कि लॉजिस्टिक्स शेयर्स अपने रडार पर रखें क्योंकि 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। कल जीएसटी पर हुई काउंसिल की बैठक में स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी बिल को मंजूरी मिल गई है। सिगरेट्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर भी 15% सेस की अधिकतम सीमा तय की गई है। सुनिए। Council now has granted its formal approval to all the 5 legislations, that is the CGST, IGST, SGST, compensation and the UTGST law. So all these laws now stand approved by the Council. We will have a sufficient buffer in terms of time between the entire preparatory exercise and the 1st of July, which is tentatively the date fixed for implementation. Okay, तो जैसे से दिन निकल रहे हैं लग रहा है जीएसटी वाकई 1 जुलाई से अब इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए वो लॉजिस्टिक कंपनीज, इसीलिए वो तमाम सेक्टर्स जहां पे अनऑर्गेनाइज कंपोनेंट ज्यादा था और जहां पे एक्सपेक्टेशन है कि वो ऑर्गेनाइज की तरफ मूव करेंगे, जैसे कि पेंट कंपनीज वगैरह, उन सबको आज ट्रेड में शायद इस खबर का फायदा मिल सकता है अगर मूड अच्छा रहा बाजार का। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक। अब तक हमने इक्विटी एस्पेक्ट पे बात करी बाजार की, लेकिन कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में भी कमाई के बेहतरीन मौके हैं। क्या है वो बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी स्पेस की।
अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार में कमी आई है, जिसके चलते कच्चे तेल के दाम बढ़े हुए नजर आएंगे आपको। और फिलहाल ब्रेंट क्रूड $51 के ऊपर कामकाज कर रहा है। वहीं डॉलर में कमजोरी के चलते सोने में स्थिरता बनी हुई है। कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में क्या हो आपकी रणनीति है, बताने के लिए आज जुड़ रहे हैं मेरे साथ एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता। अनुज, हाई, गुड मॉर्निंग। पहले तो रुपया सर 17 महीनों के हाईस पे कामकाज, लगातार मजबूती बनी हुई है। क्या आज भी बेचने के मौके होंगे? आज भी एक ट्रेड में मजबूत होगा रुपया? गुड मॉर्निंग आशीष जी। जिस तरह डॉलर इंडेक्स में हमने एक गिरावट आती हुई देखी है, मुझे लगता है कि उसकी वजह से इंडियन रुपीज में स्ट्रांगनेस बढ़ती हुई दिखाई देगी। मुझे लगता है कि आज भी इंडियन रुपीज में बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे हमें लगता है कि करीबन 65.30 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडियन रुपीज अभी मुझे लगता है कि और स्ट्रांग हो सकता है। ओके, तो रुपया और मजबूत होगा, बेचने के मौके ढूंढने, 65.30 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। अच्छा, क्विकली बताएं सर, सोने और कच्चे तेल में रणनीति क्या होगी आज? वहां पे कोई कमाई का मौका है? और देखिए डॉलर इंडेक्स की जो कमजोरी है और साथ में जो स्टेटमेंट्स आए हैं, मुझे लगता है कि वो थोड़े से पॉजिटिव हो सकते हैं गोल्ड के लिए। तो गोल्ड में इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। ऊपर टारगेट करीबन 28,650 तक देखने को मिल सकते हैं। और अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड कहीं ना कहीं देखें तो सेकंड हैंड के नीचे है। हालांकि इन्वेंट्री कम होती हुई दिखाई दी है, मगर अगर हम ओवरऑल इन्वेंट्रीज देखें और रिस्क काउंट देखें तो वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो मुझे लगता है कि क्रूड में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। नीचे हमें लगता है कि 3100 रुपये तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। हाँ, इन्वेंट्री को लेकर तरह तरह की खबरें हैं। अब इन्वेंट्री जो पाइलअप हो रही है वो एक्चुअली दिक्कत की बात है कच्चे तेल के लिए लगातार। तो ओपेक जो कर रहा है उसके बावजूद इस तरह का इन्वेंट्री पाइलअप हो रहा है तो वो दिक्कत है। इसीलिए बेचने के मौके अभी भी है 3100 के टारगेट्स के लिए। और सोने को लेकर क्योंकि फेड की क्लैरिटी है, फेड बहुत ज्यादा हॉकिश साउंड नहीं कर रहा, डॉलर इंडेक्स ठंडा पड़ रहा है, सोने में अभी भी खरीदारी करने के मौके 28,600 के टारगेट्स के लिए। अनुज जी, आपका धन्यवाद। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारी सहयोगी सोनम मेहता से जानेंगे आज ब्रोकरेज हाउसेज के क्या हैं टॉप रिकमेंडेशंस। इसके अलावा बताएंगे सीएनबीसी आवाज किसने मारी बाजी उस रियल एस्टेट अवार्ड फंक्शन में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त है जानने का कि ब्रोकरेजेस कहां दाव लगा रही हैं। सोनम जुड़ चुकी है मेरे साथ। सोनम, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहली रिपोर्ट स्टील सेक्टर पर आई है क्रेडिट स्विस की। टाटा स्टील पर उन्होंने अपने लक्ष्य को बढ़ाकर अब 600 का कर दिया है, मतलब मौजूदा भाव से 20% का अपसाइड उनको दिख रहा है। उनके मुताबिक बेहतर आउटपुट और यूरोप मार्केट में स्प्रेड के कारण इस कंपनी को काफी फायदा मिलेगा। साथ ही पीआई इंडस्ट्रीज पर सिटी की रिपोर्ट आई है, अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रख रहे हैं, लक्ष्य 1060 का दे रहे हैं, मौजूदा भाव से 20% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। जहां पे उनके मुताबिक वित्त वर्ष 2018 में कंपनी अपने 3 नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है और कॉम्पिटिशन के बावजूद कंपनी बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। और तीसरी रिपोर्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर डॉयशे बैंक की, जिन्होंने अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य को 12% से बढ़ाकर 1450 का अब लक्ष्य कर दिया है। उनके मुताबिक जियो का ब्रेक इवन वित्त वर्ष 2019 में हो जाएगा। साथ ही बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन और केपेक्स के कारण कंपनी के मार्जिन में बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। ओके, और इसके साथ साथ बता दूं आपको, रियल एस्टेट की दुनिया में सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। इसने इस साल अपने सफर का 11वां पड़ाव पार कर लिया। मुंबई में एक समारोह में सीएनबीसी आवाज ने देश के सबसे बेहतरीन बिल्डर्स का सम्मान किया। किसने मारी बाजी, देखिए। रियलिटी सेक्टर के सारे सितारे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ये सब जुटे सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड समारोह में। इसमें गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन अदी गोदरेज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। We have a large real estate property in Vikhroli, and we decided to get into the real estate business originally because we felt sooner or later the Urban Land Ceiling Act would go, and we'd have an opportunity to develop our property. सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स की अलग अलग कैटेगरीज में बेहद कड़ा मुकाबला था और एक्सपर्ट्स की ज्यूरी ने विजेताओं का चुनाव किया। बिल्डर ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित खिताब प्रेस्टीज ग्रुप को दिया गया। के रहेजा ग्रुप को सबसे भरोसेमंद बिल्डर चुना गया। सोशल हाउसिंग के लिए बेस्ट स्टेट इनिशिएटिव का अवार्ड राजस्थान सरकार को मिला। मोतीलाल ओसवाल IREF 2 को सर्वश्रेष्ठ घरेलू रियल एस्टेट फंड का पुरस्कार मिला। वहीं इंटरनेशनल कैटेगरी में यही अवार्ड JP मॉर्गन इंडिया प्रॉपर्टी फंड को मिला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेस्ट होम लोन प्रोवाइडर चुना गया तो नाइट फ्रैंक इंडिया प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ऑफ द ईयर बना।
आभा नरेन लांबा आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर चुनी गई। बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट का अवार्ड VR बंगलुरु को दिया गया। कमर्शियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में ये अवार्ड 2 प्रोजेक्ट्स गोदरेज BKC और वर्ल्ड मार्क एरोसिटी को दिया गया। वहीं मोस्ट प्रॉमिसिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट का अवार्ड के लिए गुवाहाटी के एक्सोटिका ग्रीन्स को चुना गया। CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड जो कर रहे हैं पिछले 11 साल से, इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बिल्डर कम्युनिटी, डेवलपर कम्युनिटी, इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लगी हुई पूरी जो कम्युनिटी है, इसका जो ड्यू रिकॉग्निशन है वो नहीं मिलता रहा। पहली बार सभी एक ही आवाज से सरकार की तारीफ कर रहे थे। एक खुशी की बात है कि व्यापारी जब सरकार की तारीफ करता है, इसके मतलब अच्छे दिन आ गए, ये अच्छे दिन आने वाले। CNBC आवाज ने देश के 8 बड़े शहरों में अफोर्डेबल, मिड, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी में 32 सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट्स को सम्मानित किया। इसके लिए 18,000 प्रोजेक्ट्स के बीच में एक कड़ा मुकाबला था। इन अवार्ड्स का मकसद है इस सेक्टर में सर्वोत्तम को सामने लाना, ताकि आप घर खरीदते वक्त सही बिल्डर का चुनाव आसानी से कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट। ओके, जाते जाते हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र SGX निफ्टी दिखा रहा है फ्लैट ओपनिंग, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं आज भी निफ्टी में खरीदारी करने के मौके। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।